हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, या दृश्य प्रकाश किसे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार की तरंगें होती हैं, या विद्युत चुम्बकीय विकिरण कितने प्रकार का होता है, उस बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम के बारे में भी बताया था कि जो विद्युत चुम्बकीय सूर्य से जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण आता है उसमें कितने प्रकार की तरंगें रहती हैं, ये बताया था। और उन तरंगों की खोज किसने की थी, उनका तरंगदैर्ध्य कितना है, उनकी आवृत्ति किसकी अधिक होती है, किसकी कम होती है, इस बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रकाश के गुण प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। सूर्य से जो विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण आता है उसमें 7 प्रकार की तरंग होती हैं। उसमें एक दृश्य प्रकाश भी होता है जो हम पिछले अध्याय में आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो प्रकाश जो है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश के जो संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। फिर प्रकाश पुंज हमेशा गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। तो इसका दूसरा गुण है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता। यानी कि जो प्रकाश सूर्य से जो हमारा विकिरण के रूप में प्रकाश प्राप्त होता है उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। और प्रकाश पुंज हमेशा गतिशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। इसका तीसरा पॉइंट निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है यानी प्रकाश की जो स्पीड है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। और जो 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो सर्वाधिक होती है। और वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या इसे बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना बोलेंगे, किलोमीटर प्रति सेकंड में जब इसको बदलेंगे तो 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। और यदि हम इसको घात में ना लिखकर इसको शून्यों में लिखेंगे, यानी कि इसको घातों को तोड़ के वैसे लिखेंगे तो बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो सबसे अधिक है। प्रकाश की चाल जो सूर्य से जो विकिरण प्राप्त होता है उसकी चाल के बराबर होती है। जो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा के रूप में प्रकाश प्राप्त होता है, जो सूर्य से जो विकिरण हमें प्राप्त होता है जिसमें 7 तरंगें होती हैं, उसके चाल के बराबर प्रकाश की चाल होती है, जो इतनी होती है। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि प्रकाश की चाल जो है माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। जैसे सपोज दैट निर्वात है, निर्वात में कुछ नहीं होता, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निर्वात में जैसी निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात हम उसे बोलते हैं जिसमें वायुमंडल अनुपस्थित हो। जहाँ वायुमंडल अनुपस्थित हो वहाँ निर्वात होता है। और निर्वात हमारा अंतरिक्ष में मिलता है, अंतरिक्ष में निर्वात पाया जाता है, तो वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होने का कारण यह है कि उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का, तो इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक।
फिर गैस आ जाती है, गैस में थोड़ा अपवर्तनांक बढ़ जाता है तो प्रकाश की चाल थोड़ी घट जाती है। जैसे वायुमंडल में गैस होती है समथिंग इसी के बराबर होती है 3 × 10⁸, इसमें भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और द्रव में थोड़ा उसका अपवर्तनांक और बढ़ जाता है तो उसमें प्रकाश की चाल और अधिक बढ़ जाती है। तो द्रव का मतलब पानी में यदि लोगे तो प्रकाश की चाल हो जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यदि ठोस लोगे तो ठोस का जो अपवर्तनांक और अधिक हो जाएगा तो उसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा यह रहा कि जो माध्यम की जो चाल है, जो प्रकाश की जो चाल है हमारी, वो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें हमारी प्रकाश की चाल कम होगी। तो ये बात समझ में आई कि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल अधिक है, जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। गैस का अपवर्तनांक जो है थोड़ा निर्वात से अधिक हो जाता है तो इसमें प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाती है। द्रव का अपवर्तनांक इन दोनों से कुछ और अधिक बढ़ जाता है तो उसमें प्रकाश की चाल थोड़ी और कम हो जाती है। द्रव मतलब पानी में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद आ जाता है ठोस में का अपवर्तनांक और अधिक बढ़ जाता है तो उसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाती है। तो ठोस जैसे कांच ले लो, कांच में प्रकाश की चाल कितनी रहती है? कांच का अपवर्तनांक अधिक है तो उसमें होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये यहाँ तक हो गया। अब 5वां पॉइंट आता है हमारा कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में वो कब गमन करेगा? जब माध्यम हमारा एक होगा। यदि हमारा माध्यम चेंज होता है, यानी कि एक माध्यम के बाद दूसरा माध्यम लगता है, जैसे हवा से प्रकाश पानी में जाता है, हवा से प्रकाश की किरण पानी में जब प्रवेश करती है तो वह माध्यम चेंज हो गया। जब माध्यम एक रहेगा तो प्रकाश की चाल सीधी सरल रेखा में रहेगी, और जैसे ही माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। जैसे प्रकाश किरण जब वायु से पानी में जाती है तो वो क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जभी तक सीधा चलेगा जब तक माध्यम एक है। यदि माध्यम बदल जाएगा, यदि माध्यम दूसरा आ जाएगा तो प्रकाश की चाल जो है बदल जाएगी। तो दूसरा 5वां गुण ये हो गया हमारा कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। जब माध्यम समान हो, यानी एक माध्यम हो तब। यदि माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की चाल भी हमारी बदल जाएगी। अब 6वां पॉइंट है हमारा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। अब ये द्वैत प्रकृति क्या होती है? तो एक तुम्हारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था, और उनका नाम है डी ब्रोगली, जिनके अनुसार प्रकाश कण या तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिनके अनुसार प्रकाश कण तथा तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिनके अनुसार प्रकाश कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब ये द्वैत प्रकृति क्या है? द्वैत प्रकृति क्या होती है कि किसी घटना के समय प्रकाश का किसी घटना के समय या तो वो कण की तरह व्यवहार करेगा, तो वह
तरंग की तरह व्यवहार नहीं करेगा। और यदि वह किसी घटना में कण की तरह तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है तो उस समय वह कण की तरह व्यवहार नहीं करेगा। यानी कि कोई घटना हो रही है तो उस समय यदि वह अपनी कण प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है तो क्या होगा कि उस तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं होगी। यदि कोई और घटना है जिसमें प्रकाश कण प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है तो उसकी तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी घटना के समय प्रकाश या तो कण प्रकृति प्रदर्शित करेगा तो उसकी तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं होगी, और यदि प्रकाश उसकी कण प्रकृति प्रदर्शित करता है तो तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं होगी। अर्थात किसी घटना के समय दोनों गुण यानी कि कण या तरंग दोनों गुण एक साथ दिखाई नहीं देते, ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई घटना होती है और प्रकाश कण प्रकृति प्रदर्शित करता है तो वह तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि किसी घटना के समय प्रकाश कण प्रकृति प्रदर्शित करता है तो तरंग प्रकृति प्रदर्शित नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। यदि वह कण की तरह व्यवहार करेगा तो उसकी तरंग प्रकृति छुप जाएगी, और यदि वह तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसकी कण प्रकृति छुप जाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये है हमारा प्रकाश की द्वित प्रकृति सिद्धांत जो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके अनुसार यदि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करेगा, इनके अनुसार यदि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करेगा तो क्या होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और जो हमारा कॉम्पटन प्रभाव होंगे वो दिखाई देंगे। और यदि प्रकाश तुम्हारा तरंग की तरह व्यवहार करता है तो प्रकाश की घटना जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है आदि घटना होंगी, और विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की घटना नहीं होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश द्वित प्रकृति प्रदर्शित करता है। प्रकाश की द्वित प्रकृति का जो सिद्धांत है जो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिनके अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। यदि प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा है तो उसकी तरंग प्रकृति छुप जाएगी, और यदि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसकी कण प्रकृति छुप जाएगी। यदि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो होने वाली घटना जो होंगी वो परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है, या फिर व्यतिकरण हो सकता है, ध्रुवण हो सकता है। और यदि प्रकाश कण की तरह व्यवहार कर रहा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और तुम्हारा कॉम्पटन प्रभाव हो सकते हैं, और ये परावर्तन अपवर्तन विवर्तन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है। अब अगला पॉइंट आता है कि प्रकाश जो है चमकदार सतह हमारी दर्पण हो गया कि प्रकाश चमकदार सतहों दर्पण से प्रकाश का जो है परावर्तन होगा। यदि प्रकाश जो है चमकदार सतहों पर टकराता है, जैसे दर्पण है, दर्पण अपारदर्शी होता है, जब वह उस पर टकराएगा तो उससे उसका परावर्तन होगा। प्रकाश का एक गुण यह है कि प्रकाश यदि किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वहां से परावर्तित हो जाता है। तो इसका अगला पॉइंट यह है कि चमकदार सतहों जैसे दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर पाता। प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों से नहीं गुजर पाता। जब नहीं गुजर पाता तो क्या होगा, या तो परावर्तन होगा या विवर्तन होगा। परावर्तन तुमको पता है, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन हो गया, जिसके बारे में हम पहले वाले वीडियो में भी कुछ चर्चा कर चुके हैं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। परावर्तन होता है प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना। तो अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी माध्यम, तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों से गुजर नहीं सकता, लेकिन वहां से
उसका परावर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है। प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो या तो वो पीछे साइड में छाया बनाता है, जिसे हम विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसकी छाया में प्रवेश कर जाना, उसकी छाया में प्रवेश कर जाना और उसकी एक छाया बना देना, ये विवर्तन है। तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर पाता, बल्कि उसका परावर्तन तथा विवर्तन हो जाता है। अगला गुण ये हो गया 8वां। अब लास्ट और 9वां नंबर का गुण है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से 9 नंबर का गुण है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तथा उसकी दिशा, चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जब वायु है, वायु भी पारदर्शी माध्यम है, जल है वो भी पारदर्शी माध्यम है, कांच है वो भी पारदर्शी माध्यम है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो क्या होगा कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, जिसमें उसकी चाल भी बदल जाएगी और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी, उसकी दिशा भी बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति अपवर्तित रहेगी। तो हमारा प्रकाश का एक गुण ये है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। उस समय उसकी दिशा, चाल, तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अब 10वें नंबर गुण ये है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो बता सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के ध्रुवण के अनुसार, यानी कि तरंगें जो है 2 प्रकार की होती हैं, चलने के आधार पर, दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्यों है प्रकाश? चूंकि प्रकाश की जो तरंग है उसकी जो दिशा है वो माध्यम के कणों के अनुदिश न होकर उनके लंबवत होती है। माध्यम यानी प्रकाश की तरंग की जो दिशा है, प्रकाश के तरंग की जो दिशा है वो माध्यम के कणों के लंबवत है, तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो इसी आधार पर जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश के ध्रुवण के अनुसार प्रकाश का और ध्वनि तरंगों का हम अंतर कर सकते हैं। ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, ध्वनि तरंगें हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें। वो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग क्यों हैं कि जब ध्वनि तरंगों में ध्वनि तरंग की जो चाल की दिशा है वो माध्यम के कंपन के अनुदिश होती है, यानी कि समांतर होती है, और जो अनुदैर्घ्य हो गई, ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य हो गई, और हमारी प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश के ध्रुवण के अनुसार। तो हमने अभी प्रकाश के गुण पढ़े, और भी गुण हैं जो हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।